So, hey, good morning, students. So, in the last two classes, we have started the human respiratory system. हमने different organisms में क्या क्या respiratory organs होते हैं वो पढ़ लिए. ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिया. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की एक वीडियो आई थी. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट द चैनल बायोलॉजी and please do watch the videos. You will really find them helpful. So the next topic is respiratory volumes and capacities. Okay, so इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा. ठीक है, कि हम जो हेल्दी इंडिविजुअल का कितना ब्रीदिंग रेट होता है पर मिनट. हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स इन अ मिनट. ओके, सो आंसर इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स नाउ. सो व्हाट आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ की डिफरेंट कंडीशन में हमारे जो लंग्स हैं वो कितनी अमाउंट ऑफ एयर को होल्ड कर सकते हैं और कितनी अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीद आउट कर सकते हैं. ठीक है, और इसको हम किससे मेजर करते हैं. एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर. ओके, ठीक है, जो हेल्प करेगा इन द क्लिनिकल असेसमेंट्स. कोई भी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं तो इसकी वजह से पता लग जाएगा कोई ना कोई अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो. जो पहली वॉल्यूम जो हम पढ़ेंगे वो है टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम एक इंडिविजुअल सांस लेता है और सांस छोड़ता है. मतलब अभी जो तुम ब्रीदिंग कर रहे हो उसमें 500 ml तुम्हारे अंदर जा रही है और 500 ml ही बाहर आ रही है. ठीक है, जो 500 ml है ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, क्या है ये, टाइडल वॉल्यूम. अगर एक बारी में 500 आ रही है, 500 जा रही है तो पर मिनट का अगर निकालें तो हो जाएगी मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. क्या हो जाएगी, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि टाइडल वॉल्यूम कितनी है इनटू कितना तुम्हारा ब्रीदिंग रेट है. कितना ब्रीदिंग रेट होता है जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों. टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500. ब्रीदिंग रेट अभी मैंने तुमसे पूछा था 12 से 16. इतने टाइम ब्रीथ करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 6000 से 8000 ml. ये क्या है हमारी मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. सो हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना. ठीक है, एक और चीज़ होती है जो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, दैट इज़ एल्वियोलर वेंटिलेशन. मिनट एल्वियोलर वेंटिलेशन. देखो अब तुम 500 तो ले रहे हो हवा. ठीक है, 500 ml एयर जा रही है तुम्हारे अंदर, तो उसमें से 500 में से 350 ही एल्वियोलाई तक पहुँचती है और बाकी जो 150 होती है वो डेड स्पेस में रह जाती है. डेड स्पेस क्या होता है, जो तुम्हारा कंडक्टिंग सिस्टम है उसमें रह जाती है. सिर्फ 350 ही एल्वियोलाई तक पहुंच पाती है. इसको मिनट एल्वियोलर वेंटिलेशन बोलते हैं. तो 350 इंटू 12 से 16 करेंगे कि एल्वियोलाई तक कितनी पहुंच रही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, या करें 35 इंटू 12 कितना होगा, 2 5 10, 2 3 6 1 7, 1 5 5, 1 3 3, 7 12 4, 4200 से कितना 54 कुछ आएगा आई गेस, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, आप कर लेना इसको कैलकुलेट. ये हो जाएगी हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन. नाउ द नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है कि जो टाइडल है उसके अलावा कितने एडिशनल या पर्सनल कैन एक्सपायर फोर्सिबल इंस्पायरेशन से. अब तुमने बहुत ज़ोर से सांस ले लिया. ठीक है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन से तुम कितनी हवा एक्स्ट्रा ले सकते हो. ठीक है, वो हो जाएगी रिजर्व वॉल्यूम. कितनी होती है ये, 2500 से 3000 ml. अब उसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि फोर्सफुल एक्सपायर करके तुम कितनी अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीद आउट कर सकते हो, दैट इज़ 1000 से 1100 ml हो जाएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब है रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि चाहे तुम जितना ही दम लगा लो फिर भी सारी हवा लंग से बाहर नहीं आ पाएगी. कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रहती है जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है ये कितनी होती है, 1100 से 1200 ml. दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन. क्या रीज़न है इसका रेजिडुअल वॉल्यूम का कि ये किस लिए होती है, क्योंकि लंग्स कोलैप्स ना हो इसलिए, लंग्स के कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, और साथ साथ ऑक्सीजन को इनफ टाइम मिल सके टू बी एक्सचेंज. ठीक है, आगे समझ, ये रेजिडुअल वॉल्यूम थी. अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये तो बाहर आएगी नहीं है, तो हमेशा अंदर ही रहती है, तो हम इसको स्पायरोमीटर से नहीं मेजर कर सकते. वी कैन नॉट मेजर दिस वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर. उसके लिए कोई और मेथड्स होते हैं, हीलियम डाइल्यूशन मेथड. ठीक है, नाइट्रोजन कुछ मेथड होते हैं, उनकी मदद से इनको मेजर किया जाता है. स्पायरोमीटर से हम इसको मेजर नहीं कर सकते. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी कैपेसिटीज़. कैपेसिटीज़ क्या होती है, जब कुछ 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को जोड़ के बनाई जाती है. ठीक है, कैपेसिटीज़ क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम को जोड़ के बनाई जा सकती है. इसको पढ़ने का बहुत ईजी फॉर्मूला, आप ऐसे एक डब्बा बना सकते हो जो लंग को रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ ऊपर होगी IRV, रुको बना दो, TV, ERV,
RV। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है तो रहेगी ये टाइडल वॉल्यूम है, उसके अलावा जो तुम एक्स्ट्रा ले सकते हो और एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो, ये RV हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन की है तुम टोटल कितनी इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। टीवी तो लोगे, उसके अलावा तुम और कौन सी एक्स्ट्रा ले सकते हो, IRV ले सकते हो, है ना। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये चीज़ टीवी प्लस IRV प्लस कर दोगे तो 500 प्लस 2500 प्लस से 3000 थी, तो 3000 से 3500 में इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3500 ml। अब है उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो तुमने सांस ली है उसके बाद तुम कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हो। तो टीवी प्लस ERV, टीवी तो जाएगा ही जाएगा, फोर्सफुल कर दोगे तो ERV भी चला जाएगा, ठीक है। सो हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब तुमने नॉर्मली एक्सेल किया है, नॉर्मली एक्सेल, टीवी ली थी, टीवी बाहर चली गई। अब उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो तुम्हारे लंग्स में बची हुई है, ये दोनों बची हुई है ना, ये तो तब जाती है ERV जब तुम फोर्सफुली एक्सपायर करते, और RV तो रहती है, तो दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बन जाएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि तुमने क्या किया है, फोर्सफुल एक्सेल कर दिया। फोर्सफुल एक्सेल अगर मान लो किया है तुमने, तो टीवी गई, ERV गई, है ना, यहाँ तक का खाली कर दिया तुमने, यहाँ तक का। अब जब तुम फोर्सफुल इनहेल करोगे तो पहले तो ERV भरोगे, फिर तुम टीवी भरोगे, फिर IRV भरोगे, तो तीनों चीज़ें तुम इनहेल कर सकते हो। तो इन तीनों का सम दैट इज ERV, टीवी प्लस IRV, इन तीनों के सम को हम क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो कितना मैक्सिमम, ERV भी, टीवी प्लस IRV भी। अब है टोटल लंग कैपेसिटी की तुमने फोर्सफुल इंस्पायर कर रखा है, तो ये भी होगा लंग में, ये भी होगा, सब कुछ तुम्हारे लंग्स में है, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारी टोटल लंग की कैपेसिटी इतनी है, विच इज सम ऑफ ऑल दीज, ठीक है। RV प्लस ERV प्लस टीवी सब कुछ मिला के हमारी बनाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। ये थोड़ी सी ट्रिकी है वर्ड्स, आप इसको एक बार दोबारा सुनना वीडियो को, या फिर आप अपनी बुक से दोबारा पढ़ोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न इट। थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे पेपर में। मैक्सिमम वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पर्सन ये नॉर्मल है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम करके आएगा, तो कब इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स, तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आप पढ़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होती है हमारी, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट, क्योंकि एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा उनकी स्क्वामस एपिथेलियम होती है और एल्वियोलाई हाईली वैस्कुलराइज्ड होती है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि एक आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला, इट शुड बी थिन, इट शुड बी परमिएबल टू गैसेस, परमिएबल नहीं होगा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। सेकेंड, इट शुड बी मॉइस्ट, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। और इट शुड बी हाईली वेस्कुलर, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी में किसके पास है, एल्वियोलाई के पास, ठीक है, एल्वियोलाई के पास। अब हम बात करेंगे कि एक्सचेंज एक्चुअल में होता कैसे है। ये आप साथ से नोट कर लिया करो, जो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखती हूँ। तो एल्वियोलाई क्या है, प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ होता है, देखो ये तुम्हारी रही एल्वियोलाई, ठीक है, ये एटमोसफेयर है बाहर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल होगी, है ना। अभी ब्लड वेसल कहाँ जाएगी, ये सारे ब्लड वेसल हैं, यहाँ पल्मोनरी, मतलब ठीक है, एक बार बात करते हैं इस बारे में। ये हमारे हो गए टिश्यूज, ठीक है। पहला एक्सचेंज होगा यहाँ पे एल्वियोलाई और ब्लड के लेवल पे, ठीक है, एक इधर होगा, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड ऑक्सीजन कैन बी, इसमें सब कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होता है। अब सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है तो कोई ना कोई ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए हमारे पास हम किसके बेसिस पे ग्रेडियंट बनाते हैं, पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या बला है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेज में बहुत सारी गैसेज है, मान लो इसमें एक पर्टिकुलर गैस, एक सिंगल गैस कितना प्रेशर लगा रही है, वो इसका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। अब जो गैस जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि जो गैसेज हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर, जैसे ऑक्सीजन का होगा तो PO2 लिखेंगे और CO2 का होगा तो PCO2 लिखेंगे। तो गैसेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो इसके हिसाब से हम ग्रेडियंट बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन हो रही है गैसेस का, उसको अफेक्ट करते हैं। हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। तो हम यहाँ पे अगर लिखें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, जो हो रही है गैसेस का, जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो सब डिफ्यूजन से हो रहा है, हाई टू लो की तरफ जा रहा है। तो जो पहला फैक्टर है वो है सोल्यूबिलिटी, जो गैस जितनी ज़्यादा सोल्यूबल होगी वो उतनी जल्दी क्विकली डिफ्यूज कर जाएगी। अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी होती है वो CO2 की सोल्यूबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू
O2 CO2 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू O2। दूसरा हमारी हो गई थिकनेस। अब मुझे बताओ, जहाँ जो पतली होगी वहाँ से एक्सचेंज करना ईजी होगा कि जो एरिया ज़्यादा थिक है वहाँ से एक्सचेंज करना थोड़ा ईजी होगा? ऑब्वियसली फ्रॉम थिन सरफेस। तो जो थिकनेस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिफ्यूजन। ठीक है, अब जितना ज़्यादा थिक उतनी कम डिफ्यूजन, जितना कम थिक उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन। तीसरा है पार्शियल प्रेशर। तीसरा पार्शियल प्रेशर है कि जो हायर पार्शियल प्रेशर वाली जगह है टू लो पार्शियल प्रेशर वाली जगह पे जाएगा। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स डिफ्यूजन। आज नेट इससे पढ़ते हैं। तो solubility of gases as well as thickness involved in diffusion are some factors that can affect the rate of diffusion. Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases, उसका partial pressure बोलते हैं, and represented by PO2 for oxygen, PCO2 for carbon dioxide. ठीक है, अब अलग अलग जगहों पे रेस्पिरेटरी गैसेस का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, एटमॉस्फेयर में, एल्वेलाई में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड और टिश्यूज में। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले एक बार अच्छे से देख लो। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 159। ठीक है, CO2 का कितना है? 0.3। एल्वेलाई का है, एल्वेलाई में है ऑक्सीजन का 104, CO2 का इतना है, डीऑक्सीनेटेड में इतना है, ऑक्सीजनेटेड में इतना है और टिश्यूज में इतना है। अभी इसको समझने में 1 सेकंड लगेगा अगर आपको पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जाएगा। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले ऑक्सीजन का पढ़ेंगे, फिर CO2 का पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, अब बाहर बताओ, एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में कितना है? 159 mm ऑफ मर्करी। एल्वेलाई में कितना है? 104 mm ऑफ मर्करी। कितने का डिफरेंस हो गया? बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया, अराउंड 64 का, राइट? 64, 65, 64 का हो गया, 65 का होगा आई गेस, बराबर। मतलब जितने का भी डिफरेंस है वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट बना हुआ है, यहाँ हाई है ऑक्सीजन का, यहाँ लो है, तो आराम से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, आ गई। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, याद करो ऑक्सीजन का कितना था? 40, और यहाँ कितना है? 104। बताओ कितने का डिफरेंस हो गया? अच्छा, यहाँ 55 का होगा, राइट, सॉरी, 60 नहीं 55। अब यहाँ 40 का है, यहाँ 104 का है, कितने का? 64 का डिफरेंस है। अपने आप एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया। अब पूरा ब्लड में ऑक्सीजनेट होने के बाद 95 हो जाता है, 95 mm ऑफ मर्करी। अब ब्लड ये हार्ट में आया, हार्ट से टिश्यूज में गया, अभी हमारे पास 95 ही आ रहा है। अब टिश्यूज में कितना था? 40, यहाँ कितना है? 95, कितने का ग्रेडियंट बना? 55। तो हाई टू लो, यहाँ ऑक्सीजन आ गया टिश्यूज में। ठीक है, क्या मुश्किल था इसमें? कुछ भी नहीं। बाहर था 159, अंदर 104, ग्रेडियंट बन गया, 55 का डिफरेंस है, बाहर से अंदर आ गई। एल्वेलाई में आने के बाद नीचे जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसमें 40 का है ऑक्सीजन का, इसमें कितना है? 104 का। डिफरेंस कितना है? बहुत ज़्यादा है, 64 का। ब्लड में आ गई, ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से गया टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ में कितना है? 40, और इसमें कितना है? 95। आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। अब देखो CO2 का पढ़ेंगे, राइट? CO2 का पढ़ते हैं। अब देखो टिश्यूज़ में ही प्रोड्यूस हो रही है CO2, तो वहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, यहाँ टिश्यूज़ में कितना है? 45 है। ठीक है, अब ब्लड में कितना है? 40 है। ब्लड में 40 था ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ से एक्सचेंज होगा तो इधर कितना है? 45, इतना, इसमें कितना है? 40 का आराम से डिफ्यूज़ होकर CO2 इधर नहीं चली जाएगी। चाहे कम का ग्रेडियंट बना, 5 का पर बना तो सही, इसका कम का ही बनता है, ऑक्सीजन का ही ज़्यादा। अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो अभी भी यहाँ कितना है? 45। एल्वेलाई में कितना है? 40 है। 5 का ग्रेडियंट बना कि नहीं बना? बना ना, तो एल्वेलाई में चला गया। अब मुझे बताओ, बाहर जो एटमॉस्फेयर में हम पढ़ी थी वो 0.3 था, यहाँ कितना है? 40। कितना ज़्यादा ग्रेडियंट बना, आराम से नहीं निकल जाएगी हवा। तो दिस वॉज ऑल, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर किसका कहाँ है, ग्रेडियंट देखो, वहाँ से वहाँ एक्सचेंज होती चली जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो हमने एक बार इसको NCERT से रीड करते हैं, हमने लास्ट का छोड़ा था। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। ठीक है, सिमिलरली फिर उसके बाद है ग्रेडियंट इज प्रेजेंट इन CO2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है, अभी मैंने बताया। जो अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर इज मच एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है। अच्छा, ये डिफ्यूजन बाउंड्री की अगर बात करें तो ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब देखो, ये हो गई तुम्हारी एल्वेलाई, ये नीचे तुम्हारी ब्लड वेसल है। ठीक है, ये है एल्वेलाई, इसमें है ब्लड वेसल। अभी जो एल्वेलाई होती है इसमें कौन सी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर भी स्क्वैमस होती है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। और उनके बीच में क्या आ जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू किस पे रेस्ट करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, दोनों को मिला के बेसमेंट सब्सटेंस हो जाएगा। तो ये जो जितनी हमारी जो बनी है ये बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज होगा। और इन तीनों को मिला के ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है एल्वेओलर कैविटी का, एंडोथेलियम की है, और साथ में बेसमेंट सब्सटेंस को मिला के, याद रखना जो बेसमेंट सब्सटेंस है वो नॉन सेलुलर है। क्या है? नॉन सेलुलर। क्या है? नॉन सेलुलर। इसको ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये सेलुलर हो गई, नीचे एंडोथेलियम है ब्लड वेसल की, वो क्या हो गई? सेलुलर हो गई, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस हमारा नॉन सेलुलर हो गया। और इन तीनों को मिला के जो हमारी थिकनेस बन रही है वो इवन लेस देन 1 मिलीमीटर बन रही है, इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। तो बहुत ईजिली एक्सचेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, नेमली द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेoli, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेolar कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स इन बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलकर बेसमेंट सब्सटेंस बना रही है। जो टोटल थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है। सो जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में वो फेवरेबल हैं ताकि एक्सचेंज हो गैसेस का वो ईजिली हो जाए। सो दिस वॉज द exchange of gases. So in this lecture we have covered respiratory volumes and capacities, exchange of gases. In the next class, in the last में भी ये complete हो जाएगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, transport of gases, regulation of respiration and disorder of respiratory system. ये हम complete कर लेंगे next class में. So that's all for this class. ठीक है, अगर आपको ये helpful लगा हो तो please like the video, subscribe to my channel and share it to your friends, and please do comment down your feedbacks. I will definitely try to improve my way. ठीक है, और मैं चाहूँगी कि मैं improve करूँ. प्लीज़ अगर कुछ आपको लगता है तो I can really change. Please subscribe to my channel. अगर आप मुझे support करोगे तो that will only motivate me to make videos more often, and I really want to help you kids. I just need your support. Okay, thank you so much. और खुश रहो, हेल्दी रहो और सपोर्ट करते रहो. थैंक यू.